नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल यूट्यूब पे। आज हम लेकर आए हैं देश दुनिया के सबसे बड़े चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए हम बात करते हैं अपने देश की सबसे बड़ी ताज़ा खबरों के बारे में। तो देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में लगातार कमी हुई। देश में कोरोना संक्रमण के मामले एक स्वस्थ दिन बढ़ने के बाद इसमें फिर कमी आई और स्वस्थ होने वालों की संख्या निरंतर इजाफा होने से सक्रिय मामले घटकर 4.25 लाख से नीचे आ गए। मंगलवार को कोरोना मामलों की संख्या में 26,568 रही और बुधवार को बढ़कर 32,080 हो गई, लेकिन गुरुवार को इसमें मामूली गिरावट आई तथा यह 32,000 से कम हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 31,521 नए मामले सामने आए, जिसमें संक्रमण के कुल मामले 97.68 लाख हो गए। इस दौरान 37,725 मरीजों के स्वस्थ होने से कोरोना को शिकस्त देने वालों की संख्या 92.53 लाख हो गई है और तथा सक्रिय मामले 6,616 की कमी से 3.72 लाख रह गए। इस अवधि में 412 मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 1,41,772 हो गया। देश में कोरोना मामलों की रिकवरी दर बढ़कर 94.74 और सक्रिय मामलों की दर कम होकर 3.81% हो गई, जबकि मृत्यु दर भी अभी 1.45% है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 5,051 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि इस बीमारी से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक 75 यही रही। राज्य में सक्रिय मामले अब तक 74,315 रह गए। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 47,902 हो गए। वहीं अभी तक 17.42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। बाजार के नहीं जाने कितना हुआ 10 ग्राम का भाव। वैश्विक स्तर पर पीली धातु गोल्ड की चमक कम होने का असर यहाँ भी पड़ा है। सोना प्रति 10 ग्राम 49,000 के नीचे आ गया। राजधानी दिल्ली में सोने में गुरुवार को भी गिरावट जारी रही। गुरुवार को सोने में प्रति 10 ग्राम 534 रुपये की गिरावट आई है। इस गिरावट के बाद प्रति 10 ग्राम गोल्ड के भाव 48,692 रुपये पर पहुँच गए हैं। एक कारोबारी दिन में पहले गोल्ड प्रति 10 ग्राम 49,186 रुपये के भाव पर बंद हुआ था। यह जानकारी HDFC सिक्योरिटीज के सीनियर एनालिस्ट तपन पटेल ने दी है। चांदी में भी गिरावट आई है। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को सोने के साथ चांदी में भी गिरावट का माहौल रहा। दिल्ली में चांदी प्रति किलोग्राम 628 रुपये फिसली है। इस गिरावट के बाद चांदी के भाव प्रति किलोग्राम 62,711 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंच गया है। पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया GST एक्सप्रेस लोन सुविधा। कारोबार के लिए तुरंत ही मिलेगा पैसा। जाने कैसे करना है प्रोसेस। PNB GST एक्सप्रेस लोन स्कीम के तहत कोई भी कारोबारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने व्यापारियों के लिए लोन की एक खास स्कीम शुरू की, जिसका नाम PNB GST एक्सप्रेस लोन है। इस स्कीम के जरिए कारोबारी बिना किसी परेशानी के आसानी से लोन ले सकेंगे। आइए और लोन आप जानते हैं कि आप PNB GST एक्सप्रेस लोन में किस तरह से लोन ले सकते हैं और आपको अधिकतम कितना पैसा मिल सकता है। 10 लाख से 1 करोड़ तक के रुपए मिलेंगे। लोन PNB GST एक्सप्रेस लोन स्कीम के तहत कोई भी कारोबारी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक रुपए का लोन ले सकता है। इस लोन के समय अवधि 1 साल होगी, जिसे बढ़ाने का अधिकार बैंक ने अपने पास सुरक्षित रखा है। 2 साल में कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देंगे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प करने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। ये स्कूल अगले 2 वर्ष में यानी 2022 तक कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देने लगेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 1.59 लाख प्राइमरी स्कूलों को आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इसके 14 मानक तय किए गए हैं। पहले चरण में सभी स्कूलों को 10 मानकों पर काम किया जाएगा। शेष 4 मानकों पर पूरा करने के लिए विभाग ने मार्च 2022 तक का लक्ष्य रखा है।
प्रदेश सरकार ने शैक्षिक स्तर पर 2021 से 2022 से प्रसिद्धि विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने जा रही है। प्रदेश में 16,000 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम किया गया है। इन स्कूलों की नियुक्त शिक्षकों को स्पोकन इंग्लिश का प्रशिक्षण भी शुरू किया गया। स्कूल में पुस्तकालय, रीडिंग कॉर्नर और प्रोजेक्ट आदि की व्यवस्था की जा रही है। समझौता तोड़कर एलएसी पर सेना लाने के लिए चीन बना चुका है 5 बहाने। केंद्रीय विदेश मंत्री जयशंकर ने बुधवार को चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा गतिरोध के बीच पड़ोसी देश पर लिखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि चीन वास्तविक सीमा रेखा पर भारी संख्या में सेना तैनात करने के लिए 5 अलग-अलग स्पष्टीकरण दे चुका है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीन की तरफ से द्विपक्षीय समझौते के इस उल्लंघन ने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचाया है और आपसी रिश्ते अब पिछले 30 से 40 साल से सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। विदेशी मंत्री ने यह बात एक ऑस्ट्रेलियाई राजनीतिक थिंक टैंक के ऑनलाइन चर्चा में कही। भारत और चीन के बीच एलएसी पर चल रहा है गतिरोध 7 महीने से ज़्यादा लंबा हो चुका है। इस हिसाब से विदेश मंत्री की टिप्पणी को बेहद अहम कहा जा सकता है। नो आईटी कंपनियां करेंगी 1,000 करोड़ का निवेश। मुख्य सचिव राजबल्लभ वर्मा ने कहा है कि राज्य में आईआईटी हब बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत सितंबर में होगी। नो आईटी कंपनियों के आगमन से राज्य में प्रत्यक्ष रूप से जहां आईआईटी क्षेत्र के 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, वहीं परोक्ष रूप से हजारों युवाओं को लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा है कि नो आईटी कंपनियां राज्य में करीब 1,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है और आगामी सितंबर माह में सरकार ने उन्हें नामकोम के नवनिर्मित सहकारिता भवन में दफ्तर के लिए स्पेस उपलब्ध करा रही है। इन कंपनियों के कार्यरत होने से कृषि एवं तकनीकी के क्षेत्र में राज्य के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार की योजना को आईआईटी टेक्नोलॉजी से जोड़ने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राजबल्लभ वर्मा शनिवार को नामकोम में नवनिर्मित सहकारिता भवन का निरीक्षण करने के दौरान नो आईटी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान बोल रही थी। उन्होंने कहा कि झारखंड में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर माहौल बन रहा है। निवेशकों ने भी राज्य की औद्योगिक नीति को सराहा और सुगमता से व्यापार सूचकांक में भी हम बेहतर काम कर रहे हैं। कानपुर खुर्जा के बीच डीएफसी पर चली पहली मालगाड़ी 10 दिसंबर भारतीय रेलवे के पूर्वी समवर्ती मालवाहन गलियारे में उत्तर प्रदेश के कानपुर से खुर्जा के बीच 353 किलोमीटर के खंड में गुरुवार से मालगाड़ियों का परीक्षण शुरू हो गया। भारतीय डीएफसी निगम लिमिटेड ने सूत्रों ने यहां बताया है कि पंजाब के संगरूर के निकट नाभा तापीय विद्युत परियोजना के लिए कोयले से लदी एक मालगाड़ी कानपुर में भावपुर स्टेशन पर भारतीय रेलवे लाइन से डीएफसी की लाइन पर सुबह 9:10 पर आई और ये गाड़ी खुर्जा पर वापस भारतीय रेलवे लाइन पर आ जाएगी। सूत्रों के अनुसार यह पूर्वी डीएफसी भावपुर खुर्जा खंड पर पहली मालगाड़ी परिचालन के लिए आई है। जल्द ही इस लाइन को माल परिवहन के लिए खोला जाएगा। सूत्रों के अनुसार लुधियाना से सोमवार तक निर्माणाधीन डीएफसी के पूरा होने पर कोयले से लदी मालगाड़ी नाभा तक सीधे डीएफसी से पहुंचेगी। इस समय सोमनगर से नाभा तक मालगाड़ियों से पहुंचने में 22 से 26 घंटे लगते हैं, लेकिन डीएफसी के बनने के बाद यह समय 10 से 12 घंटे ही रह जाएगा। डीएफसी पर मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ेगी। यह पूर्वी डीएफसी एवं पश्चिमी डीएफसी को 2800 रूट किलोमीटर पर कार्य जून 2022 तक पूर्ण हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुमार यादव ने हाल ही यहाँ संवाददाताओं को बताया था कि पूर्वी डीएफसी में कानपुर से भावपुर से खुर्जा तक 353 किलोमीटर खंड और पश्चिमी डीएफसी पर रेवाड़ी के मंदार तक 335 किलोमीटर के खंड को दिसंबर यातायात में खोल दिया जाएगा। आज खैरची नीलामी कल से 2 दिन बंद रहेगी। मंडी मऊ रोड की कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को छोटी मात्रा में प्लेटफार्म एवं रोडवाना की नीलामी की जाएगी। ट्रालियों की उपज नीलाम नहीं होगी। 12 दिसंबर को माह का दूसरा शनिवार होने के कारण अनाज मंडी, लहसुन प्याज मंडी,
उप मंडी नामली में नीलाम कार्य बंद रहेंगे। रविवार को नियमित सरकारी अवकाश होने से मंडली बंद रहेगी। मौसम प्रभारी मंडी सचिव एस.एन. गोयल ने बताया है कि किसान खेती नीलाम और अवकाश दिवसों को ध्यान में रखते हुए विक्रय के लिए उपज लेकर आए और परेशानी से बचे। इधर प्याज के भाव 2 दिन में तेजी से बनी हुई है। गुरुवार को 3,348 कट्टे नया प्याज 680 से 3,350 रुपये प्रति क्विंटल बिका। औसत भाव 2,350 रुपये प्रति क्विंटल। राज्य